You are now unmuted. गुड मॉर्निंग बच्चों। भाई आज आपको जो भी पूछना है आप पहले अपने दिल की बातें पूछ लो, कुछ भी पूछना हो। देखो डीआई हो जाएगा। एक तो बच्चों टाइपिंग इतनी मत करो, इधर आके पूछ लो। सर जनवरी तक करा दो एडवांस मैथ्स, कितना खींचोगे? हो ही नहीं सकता जनवरी तक, उसमें सर खींचना क्या देखो है। क्वांट सेक्शन चल रहा है सर, ये क्लास में होता है, इसका 1 घंटा रिवाइज करे। एडवांस मैथ चलेगा, उसका 1 घंटा रिवाइज करे, फिर पीछे का रिवाइज करे। सर 6-7 घंटे दिन में मैथ्स ही पढ़े। पढ़ना भी पड़ेगा। अब आप ये सर एसएससी के हिसाब से देखो, आप मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। रीजनिंग 10 मिनट में हो जाएगी 60 मिनट के पेपर में। रीजनिंग में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। जीएस में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। इंग्लिश में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 25 मिनट तीनों सब्जेक्ट में मिला के लग रहे हैं। उसके बाद मैथ में अकेला कितना टाइम लग रहा है? 35 मिनट। तो इसे पढ़ना भी तो फिर इसी हिसाब से पड़ेगा। तो सर 6 घंटे मैथ्स के लगा लें एक दिन के। 6 से भी GS की ज़्यादा 2 पढ़ने क्लास पड़ेंगे। 6 से भी ज्यादा हो गए सर। और जीएस की 2 क्लास होंगी, वो भी डेली, उसके भी 2 घंटे लगाओ, मतलब 10 घंटे मैथ्स और जीएस। तो सर दिन में 24 घंटे हैं, 10 जीएस घंटे इतना मैथ्स और पढ़ने जीएस। के लिए बोलता कौन है? अगर आप एसएससी के लिए कर रहे हो, देखो मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश ये तो अगर आपको 24 में से 25 घंटे भी पढ़ने पड़ेंगे ना तब भी कम है, क्योंकि सिलेक्शन होना या ना होना यहाँ डिसाइड करेगा। 700 में से 600 नंबर के आएंगे मैथ और इंग्लिश। तो इसको ऐसा मत सोचो 6 घंटे 7 घंटे। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो तब भी कम है, ये समझ लो। तो मैथ तो कोर्स खत्म करने में देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको। सोचो अगर तुम 4 महीने के कोर्स को 15 दिन में ख़त्म करोगे तो मैं तो ख़त्म कर दूंगा, लेकिन तुम कैसे करोगे? एक क्वेश्चन भी नहीं होगा तुमसे फिर। अगर आप एडवांस मैथ का अलग से कोर्स देखोगे ना, एडवांस पूरे एडवांस मैथ का कोर्स देखोगे तो प्री से ज़्यादा टाइम का एडवांस मैथ है। तो जितना सर वही टाइम तो शुरू शुरू से सर उसको रखना था ना रेगुलर बेसिस पे। अब देखो जो इन्होंने गलती कर दी, अब वो तो देखो गगन हो गई। अब उसमें तो देखो कोई भी वापस जाके कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब इतना तो हो ही सकता है कि जो अब चीज़ें चल रही हैं वो आपको करनी ना पड़े बार बार। क्योंकि देखो तुम कितने सारे टॉपिक हैं। अभी तो ट्रिगो चल रही है, चलो नेक्स्ट वीक में ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। जो अब की बार आपका वीक आएगा उसमें ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अलजेब्रा चलेगा, उसके बाद फिर क्या चलेगा? 2D 3D। उसके बाद क्या चलेगा? फिर नंबर सिस्टम। अब तुम सोचो कितना कोर्स है। अब उसमें फिर टाइम भी तो उसी हिसाब से लगेगा ना। देखो होने के लिए तो आप होने की टेंशन मत लो। एग्जाम से पहले आपको अगर 100 क्वेश्चन भी मिलेंगे तो बस उनको कर लेना। होने की टेंशन तुम बिल्कुल मत लो। मेंस भी तो देना है या फिर प्री दोगे? बस ये बताओ, या तो बस प्री देना है या फिर मेंस भी देना है। मेंस कब होगा? कम से कम अगस्त में। और ये जो एडवांस मैथ वाला सेक्शन है ना, ये बहुत टफ है। अभी आपको ऐसा लग रहा है, ये एक्चुअल में है बहुत टफ। जब नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो समझ ही नहीं आएगा अप्लाई करना क्या है। करोगे तो बाद में, पहले तो यही समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो एडवांस मैथ तो देखो चलने तो जैसे चल रही है। एक बात बताओ, अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ज्योमेट्री आपकी हो गई, ट्रिगो हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगी, और इसी मंथ में अलजेब्रा भी हो जाएगी, तो आपका प्री के लिए तो पूरा हो ही गया। एक नंबर सिस्टम बचा, इसके बाद नंबर सिस्टम में से जो क्वेश्चन आएगा पहले आपको वो करा दूंगा। बाकी कोर्स तो जितने दिन में बोलोगे उतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स की टेंशन बिल्कुल मत लो।
और अगर आपको सीजीएल में सिलेक्शन लेना है, पहले सीजीएल वाले सुन लो, तो आपका प्रोसेस ही क्या होगा, मैथ और इंग्लिश। अगर आप बाकी कुछ भी कहीं भी कर रहे हो ना, तो बस आप बस धक्के खा रहे हो, जी को खुश कर रहे हो, बस इतना समझ लो। भाई 700 में से 600 नंबर के मैथ और इंग्लिश आने हैं, फिर भी आप इसके लिए ऐसा कर रहे हो, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, 50 नंबर की। जीएस कितने नंबर की आएगी, 50 नंबर की। रीजनिंग में आप 50 में से 40 तो ले ही आओगे, और जीएस में कितना भी पढ़ लो, 40-50 क्लास और ले लो, 2 साल बाद एसएससी का पेपर दे लेना, 25 नंबर आएंगे नहीं। इससे बढ़िया तो, और अगर अब दोगे तो 15 तो अब भी आ जाएंगे। इससे अच्छा तो फोकस यहां करो तो पास होगे। अगर इसका तो मेरी समझ ही नहीं आता, इसको बस इसलिए पढ़ते हो आप क्योंकि मजा आता है बस, और इसको पढ़ने का कोई लॉजिक एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो भी फिक्स है। बाकी आप पूरी दुनिया क्यों ना पढ़ लो, लेकिन जो एग्जाम में आएगा अगर वो ही नहीं पढ़ोगे तो पूछेगा कौन, लास्ट में तो आपका रिजल्ट ही देखा जाएगा। तो मैथ और इंग्लिश को तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी कीमत पे भी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जीएस को कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा 20 और उससे ज्यादा 25, और अगर बिना पढ़े करोगे तो 15 फिर भी आ जाएंगे। तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम को सेव करो। और मैथ और इंग्लिश में तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आएंगे भी तो 700 में से 600 नंबर के, तो उसको करना भी तो उसी हिसाब से पड़ेगा। बाकी कोर्स की क्या है, वो तो कभी भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोर्स के लिए भी एक आपके पास अलजेब्रा में फॉर्मूला है a+b/3, और एक x+1/x, ये ही आएगा प्री में 100%। अब इन दोनों को अगर मैं आपको करा दूंगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन कर भी आओगे, तो अलजेब्रा थोड़ी ना कंप्लीट हो जाएगी। सोचो तुम, कोर्स को लेके इतना परेशान क्यों, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे जितना करा दिया पहले उसको तो करो। और मैथ के लिए तो अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, कम से कम तुम्हें कितना पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे मैथ, क्योंकि मैथ में न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं। कम से कम 8 घंटे मैथ, 6 घंटे इंग्लिश, 1 घंटा जीएस, और बाकी टाइम सो। रीजनिंग के लिए तो बस मॉक टेस्ट दो, उसी से हो जाएगा। 8 घंटा मैथ, क्योंकि यहाँ आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। 6 घंटा इंग्लिश, क्योंकि यहाँ आपको देखने से बातें समझ आ जाएंगी, एक बार नाउन प्रोनाउन समझ गए तो। और 1 घंटा जीएस बस। और ये 1 घंटा भी जो दोगे ना, बस वो दो जो एग्जाम में आएगा, फालतू मत पढ़ो। और बताओ बच्चों, अब देखो वैसे गगन जो बात आप बोल रहे हो, अगर आप कायदे की बात करो तो जब आपका प्री स्टार्ट हुआ था ना, ये अरिथमेटिक, ये तभी एडवांस मैथ स्टार्ट होना था। अगर मैं आपको एकदम फैक्ट वाली बात बताऊं तो जब आपको ये अर्थमेटिक स्टार्ट हुआ था तभी ये एडवांस स्टार्ट होना था, और फिर भी अर्थमेटिक से बाद तक ये एडवांस मैथ चलता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं हो पाया तब। देखो आप ना एग्जाम की टेंशन मत लो, ये बात मैं आपको हर क्लास में समझा रहा हूं, हर क्लास में। भाई आपका CHSL का एग्जाम आएगा एसएससी वालों का। अब जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं उनका CHSL का एग्जाम आएगा, और ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, चाहे वो ज्योमेट्री के हों, अलजेब्रा के हों, नंबर सिस्टम के हों, ये क्वेश्चन फिक्स हैं जो आएंगे। आपका कोर्स हो या ना हो, आपके इन चारों चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात 100% आप आज लिख लो। आप खुद से गलत कराओ तो कराओ, वैसे गलत होगा नहीं। देखो इसी मंथ में क्या होगा, ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री भी हो जाएगी, हाइट एंड डिस्टेंस भी हो जाएगी, और अलजेब्रा भी हो जाएगी। अब इनकी वेटेज देखो आप, 3 नंबर का ये आएगा,
ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का, और 4 नंबर का DI। तो इतना तो और अर्थमेटिक, इतना तो फिर भी हो गया। नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन आएंगे, वो बचे बस, वो भी हो जाएंगे। एडवांस मैथ से छेड़खानी बिल्कुल मत करो अगर SSC में सिलेक्शन लेना है तो। अर्थमेटिक से कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन एडवांस मैथ से बिल्कुल कोई छेड़खानी मत करो अगर सिलेक्शन लेना है तो, वरना कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सर हाँ जी, तो ज्यादा क्वेश्चंस एडवांस मैथ से आते हैं क्या मैथ्स में, SSC में? बराबर आते हैं दोनों से, लेकिन इधर आपके पास 4 ही चैप्टर हैं, उधर आपके पास 15 चैप्टर हैं। क्वेश्चन अच्छा, तो बराबर अगर आएंगे। खाली एडवांस मैथ्स मतलब ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर है वो पढ़ के जाएंगे एडवांस मैथ्स, तो फिर उससे पास हो जाएंगे? देखो पास तो नहीं होगे, ऐसा थोड़ी ना है कि 50% 100 नंबर से आप पास हो जाओगे, लेकिन पास होना या फेल होना डिसाइड ये 100 नंबर ही करेंगे। ये जो अच्छा। अर्थमेटिक है ना, इसको हर कोई कर लेता है, इसमें किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहां से भी तुम्हारा पास फेल डिसाइड नहीं होगा। ये जो पास फेल डिसाइड होगा ना, बस ये 4 चैप्टर तुम्हारे डिसाइड करेंगे आप फाइनल सिलेक्शन लोगे या फिर नहीं लोगे। इस बात को तो हमेशा याद रखना। तो अगर ये 4 चैप्टर डिसाइड करेंगे तो इनको पढ़ना भी तो उसी हिसाब से पड़ेगा। तो गगन आप इस बात को भी समझो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोर्स बहुत लंबा चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एडवांस मैथ की क्लास अलग से भी ज्वाइन करोगे ना कहीं, तो कहीं भी पता कर लेना कम से कम 4 मंथ का कोर्स होगा और डेली 2 आवर्स की क्लास होगी इन 4 चैप्टर्स के लिए ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, एडवांस मैथ में इतना टाइम लगता ही है। और वैसे भी जो आपका मेंस होगा वो तो अगस्त में जाके होगा ना, और आप मार्च तक समझ लो हो जाएगा कोर्स, फरवरी में ही हो जाएगा। और बताओ, फरवरी लास्ट तक, अब 10 दिन ही बचा के आप क्या करोगे? देखो प्रॉमिस तो देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप गगन एक बात समझो, मैं तो खुद चाहता हूं कि कोर्स जल्दी कंप्लीट हो, इसलिए तो मैं आपको चीजें लिख लिख कर दे रहा हूं ताकि आपको लिखना ना पड़े और टाइम सेव हो। अब आप ये सोचो ट्रिग्नोमेट्री इतने दिन से चल रही है, कब? जब आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप उसी को यहां से लिखते तो अभी तक वो आधी भी नहीं होती। देखो आपका नंबर सिस्टम भी हो जाएगा। वैसे गगन मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि कंप्लीट हो ही जाए। फरवरी लास्ट तक वैसे हो भी जाएगा, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगी। अलजेब्रा में इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। अलजेब्रा में हो जाएगा गगन, हो जाएगा कंप्लीट कोर्स। और बताओ बच्चों, अब बैंक वाले बच्चों बताओ। देखो मैं आपको हर बार एक बात समझाता हूं, पढ़ो वो जो एग्जाम में आएगा। अब अगर आप प्री का भी देखोगे ना, तो जो एग्जाम में आएगा वो फिक्स है, लेकिन अगर आपको जॉब लेनी है तो देना तो आपको मेंस भी पड़ेगा ना। अगर आपको जॉब लेनी है तो देना तो मेंस भी पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं प्री के बाद फिर से कोचिंग लगाओगे, फिर से पढ़ोगे मेंस के लिए। जो होना है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपके पास प्री और मेंस के बीच का टाइम होता है ना, ये बस इसलिए होता है आप मॉक टेस्ट दो बस। बाकी जो चैप्टर प्री में आएंगे वही सेम चैप्टर मेंस में आएंगे, एकदम सेम। तो प्री में ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। प्री और मेंस के बीच में जो भी टाइम होता है वो बस मॉक के लिए होता है, चाहे वो एसएससी का हो या वो बैंक का हो। और ये बात 1000 बार समझा दी, डिसाइड ये मॉक टेस्ट ही करेगा और एडवांस मैथ सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि एसएससी में तो करेगा ही। एसएससी में अगर आप 20-30 मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपके पास जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, उसमें 50 में से 50 हो जाएंगे। और अगर रीजनिंग में 50 में से 50 हो गए तो यही आपका प्री क्वालिफाई हो गया, बस इतना समझ लो। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको समझो और एडवांस मैथ पे अच्छा खासा फोकस करो।
चारों आप बताओ, आपका क्या डाउट है? आपका भी कोई डाउट है या आपका कभी कोई डाउट नहीं रहता? सर मुझे तो समझ ही नहीं आता कि डाउट क्या पूछूं। ये बात है, ये डाउट है चारों का। सर मेरे बहुत बर्डन है, इसलिए ना आप मेरे से मत पूछा करो सर। मेरे मार्च में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, तो फिर मैं वो करूँ या फिर ये? वो करो भाई पहले, ग्रेजुएशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ मैं एसएससी भी। बिल्कुल, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आप सीजीएल थोड़ी ना दे सकते हो। सर देना भी नहीं है, मैं तो हो गई खर, मेरा तो हो गया काम एसएससी का, देख लिया मैंने तो 1 साल। तो अभी तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया, अभी तो एग्ज़ाम देने के बाद बातें समझ आएंगी, अभी तो आप सुन रहे हो बस। बाकी अगर आपको ओरिजिनलिटी देखनी है, रियलिटी देखनी है, तो आप एक काम करना, आज सीएचएसएल का रिजल्ट आएगा। आज एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आएगा, उसमें देखना कट ऑफ। ओके, अब ये फर्स्ट एग्जाम है, अब देकर देखूंगी कैसे होता है एग्जाम भी सीएचएसएल के। बहुत टफ प्रोसेस है, आप बस चीज़ों को ऐसा समझ रहे हो इधर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, उधर आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को दिमाग में से निकाल दो। जो चल रहा है ना, जितना हो गया उसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो एग्जाम से पहले, उसमें से कुछ गलत ना हो, तब सिलेक्शन होगा। वरना फॉर्म तो हर साल 40-50 लाख भरे ही जाते हैं, नौकरी कितनी होती है? 4000। और सेम यही इस बार भी है। तो आप एक बात समझो, ये जो 40-50 लाख बच्चे होंगे, इसमें से 20 लाख तो ऐसे होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट होगा। बताओ होंगे या नहीं होंगे? चलो 10 लाख भी समझ लो आप, इसमें से भी सिलेक्शन किसका होगा? 4000 का। और ये 4000 पता है कौन होंगे? एक तो मॉक टेस्ट वाले, एक तो मॉक टेस्ट वाले, और दूसरे वो जिन्होंने जितना भी पढ़ा है वो उनका स्ट्रॉन्ग होगा। जिन्होंने जितना भी पढ़ा है वो उनका स्ट्रॉन्ग होगा। भाई आप एक छोटी सी बात समझ लो, मेरा दोस्त है, वो आज सर दिल्ली पुलिस में है। सर 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 सुन लो पहले एक बात। सर मैं आपके सामने एक कंडीशन रखूंगी अभी। अभी 2 मिनट बाद रखना। मेरा दोस्त है वो आज दिल्ली पुलिस में, और दिल्ली पुलिस का जो मैं सिलेक्शन होने का भी प्रोसेस है, एसएससी सीपीओ, सीपीओ है। अब सीपीओ का भी प्री, अगर सीपीओ का प्री देखोगे तो मतलब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का होता है। ऐसा तो सीजीएल का मेंस भी नहीं आता, जैसे सीपीओ के प्री में क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद 200 नंबर की इंग्लिश। तो हमें कभी भी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ हमेशा दिक्कत ही दिक्कत। तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ, उस लड़के का भी हुआ, लेकिन हमारा प्रोसेस क्या था भाई? हमें नरेशन समझ नहीं आते, अगर समझ नहीं आते तो फिर मत समझो, उतना समझ लो जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। और हमने बस वही करा, जहाँ इज हो वहाँ वाज कर दो, जहाँ हैज हो वहाँ हैड कर दो, बस। इतना समझने में हमें कितना टाइम लगा? 1 दिन। फिर भी हमें दिल्ली पुलिस मिली, और दिल्ली पुलिस उनको मिलती है जिनके नंबर बहुत ज़्यादा हों। तो हमारे इस 200 में से कितने नंबर आए? 187 मेरे और 192 मेरे दोस्त के। और इंग्लिश अगर आज भी मुझसे कोई नरेशन पूछ ले तो मेरे से नरेशन का ही क्वेश्चन नहीं होगा, आज भी, आज की तारीख में भी। लेकिन जो पेपर में आएगा वो गलत नहीं होगा, ये भी गारंटी है। जो एग्जाम में आएगा वो गलत नहीं होगा, और वैसे नरेशन का ही क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप भी ना इन्हीं को देखो, जितना करते हो उसको स्ट्रॉन्ग करो, जितना करते हो उसको स्ट्रॉन्ग करो। अब ऐसा थोड़ी ना है, देखो वही हमारे साथ एक दोस्त था हमारा, वो आज होम अफेयर्स में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसको हिंदी समझ नहीं आती थी, उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसके नंबर कितने आए? 157। उसके नंबर थे 157, और उसको हिंदी समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो शुरू से इंग्लिश स्टैंडर्ड में था। अब देख लो 157, 187, 192, क्योंकि ये अपनी ईगो पे बात ले गया, भाई मुझे इंग्लिश पूरी आती है तो फिर कर। तो उतना पढ़ो जितना एग्जाम में आएगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो करते हो उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उसमें से कुछ गलत ना हो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा।
ये बात ना हमेशा याद रखो, पूरा आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। अगर आप पूरी मैथ भी सीख लोगे ना, अगर आप ऐसा बोलोगे 100% मैथ आ गई 100%, फिर भी एक ना क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा जो ना हो, तो इससे क्या पता चलेगा? 100% कभी नहीं सीख सकते। और मेरे 187 नंबर से क्या पता चला? नंबर लाने के लिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आए, बस आपको वो आना चाहिए जो एग्ज़ाम में आएगा। और ये बात मैं आपको फर्स्ट क्लास से समझा रहा हूँ, बस आप इसी को नहीं समझ रहे। बस वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आएगा, बस। अब आपको ये बात कैसे पता चलेगी एग्ज़ाम में क्या आएगा? अब बताओ बच्चों, अब बोलो चारों। सर सर पता है मैं आपसे ऐसे बोल रही थी सर, मान लो कि जैसे है ना 2 महीने बचे हैं CHSL के एग्जाम में बस, है ना सर? तो फिर और मान लो जैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सर कैसे क्लियर होगा ये CHSL का एग्जाम? 2 महीने बहुत हैं क्लियर करने के लिए, किसी भी और कोई भी एग्ज़ाम जब भी आप सर मैं क्लियर करोगे ना। क्या पढूं? मैंने अभी कुछ भी मतलब मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी है, इतना ना किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं अब क्या करूं? 2 महीने मुझे CHSL, सर मेरे पास 2 महीने का टाइम है, कैसे क्लियर करूं इसको, एग्जाम को, CHSL वाले को? अगर आप कोई भी एग्ज़ाम कभी भी क्लियर करोगे, कोई भी एग्ज़ाम कभी भी आप क्लियर करोगे, तो आप एक काम देखना, उस प्री, कोई भी प्री भी क्वालिफाई करोगे ना, तो उस प्री से 2 महीने पहले का हार्ड वर्क देखना अपना, आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी। और उस 2 महीने की सिलेक्शन से ये प्री क्वालिफाई होगा, बाकी पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहो, उससे कभी कुछ नहीं होगा। और 2 महीने तो बहुत लंबा टाइम है। देखो रीजनिंग, SSC की रीजनिंग के सर लिए, मैं क्या क्या पढूं मुझे बता दो, मैं सिर्फ वही पढ़ूंगी जितना एग्जाम में आ रहा है, जितना जरूरत है मुझे CHSL को पढ़ने के लिए बस। सुनो, देखो आपके पास आएगा रीजनिंग, SSC की रीजनिंग के लिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, बस मॉक टेस्ट दो, कुछ मत यस पढ़ो, सर। कुछ भी मत पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो सब बंद कर दो, मॉक टेस्ट दो बस। SSC की सर। रीजनिंग खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद है इंग्लिश, प्रीवियस ईयर वो क्या याद करो, मैम ने बता ही दिया होगा। मैं तो यही करता था, सारा प्रीवियस ईयर रट लिया, MP पब्लिकेशन के एग्जाम से पहले 10 सेट कर लिए बस। उसके बाद है हमारे पास GS और मैथ। देखो सबसे ज़्यादा मज़ा किस, इनमें से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में आता है बताओ? अगर आप 99% बच्चों की बात करोगे ना, तो उन्हें मज़ा GS पढ़ने में ही आएगा, मज़ा आएगा GS पढ़ने में, मज़ा बस। लेकिन नंबर GS में नहीं आएंगे कभी भी, यही गलती आप सब कर रहे हो। आपको GS में मज़ा क्यों आता है? क्योंकि आपको ना कुछ स्टोरी पता चलती है पहले, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो तुम्हें ऐसा लगता है हमें उस बात के बारे में और पता चले, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी है ही नहीं। आप बिल्कुल मत पता करो, बिल्कुल भी मत पता करो। आप क्या करो, GS के लिए प्रीवियस ईयर बुक खरीद लो, प्लस करंट अफेयर, प्लस स्टैटिक GK। और ये अभी तुम्हें ना इतना लग रहा है, जब करने बैठोगे ना तो ये 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको रीजनिंग के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना, बस मॉक टेस्ट दो। GS के लिए इतना पढ़ो, और अगर आप इतना पढ़ लोगे ना GS के लिए, प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर और स्टैटिक GK, अगर इतना तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हारे 30+ अपने आप हो जाएंगे, अपने आप, और 100%। बाकी आप कितना भी जानते रहो भारत क्या है, संविधान क्या है, मुगल आए मुगल गए, क्या होना है जान के, पेपर पास नहीं हो रहा, करोगे क्या? देखो करंट अफेयर 5 मिनट का मोर देन इनफ है। करंट अफेयर में भी जो चीज आएंगी वो भी तो फिक्स ही हैं भाई। आप एक बात बताओ, सेल है, सेल को अभी अवार्ड मिला था, उसके बाद अभी जो सेल के CEO है ना वो चेंज हुए हैं, तो 100% आएगा एग्जाम में। बताओ कौन है? आप बहुत करंट अफेयर्स पढ़ते हो, 100% एग्जाम में आएगा। जो हमारा अभी वो हुआ था 26 जनवरी, उसमें हमारे गेस्ट कौन थे? ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ये है सोमा मंडल, और ये कौन होंगे? ब्राजील के राष्ट्रपति। 15 जनवरी को
आर्मी डे। तो आपको ना ये फैक्ट पता होने चाहिए बस। आपका कॉन्सेप्ट में से कुछ नहीं आता, हमारे तो डायरेक्ट फैक्ट है। फैक्ट डायरेक्ट रट लो, या तो रट लो या फिर छोड़ दो। तुम्हारे पास दो ही कंडीशन है। पता नहीं क्या कर रहे हो, मैं देखता रहता हूँ तुम्हारा टाइम टेबल, तुमसे ज़्यादा मैं टेंशन में रहता हूँ। बच्चे मैथ पढ़ नहीं रहे, इंग्लिश पढ़ नहीं रहे, जीएस के पीछे भाग रहे हैं। और मैं इस बात को रोज कहता हूँ यहाँ, अंजलि मैम से भी चाहे तो इस बात को आप पूछ सकते हो। तो बच्चों इतना भी मत पढ़ो कि पागल हो जाओ और सिलेक्शन भी ना हो। जब इतना पढ़ लोगे ना और उसके बाद फेल हो जाओगे, तब आपके पास कंडीशन आएगी डिप्रेशन वाली, कि हम तो इतना पढ़े फिर भी हमारे से कुछ नहीं हुआ। आप इतना तो पढ़े लेकिन आप वो नहीं पढ़े जो एग्जाम में आएगा। देखो मैथ के लिए सुन लो आप, देखो मैथ के लिए, मैथ तो सबसे बड़ी आफत आपके लिए इसलिए होगी अगर आप पूरा कोर्स करने की सोचोगे तब। अगर पेपर पास करने के हिसाब से सोचोगे तो सब कुछ करना ही नहीं है। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, परसेंटेज के बहुत इजी वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस सीआई, मिक्सचर और एक टीएसडी। तुम ना एसएससी वाले बच्चे ये बस चैप्टर इतने पढ़ लो जितने तुम्हें पढ़ाए गए हैं बस, तुम और इससे ज्यादा कुछ भी मत पढ़ो, और एक तुम्हारा डीआई हो गया। अगर इतना भी पढ़ के जाओगे ना जितना ये सामने लिखा हुआ है तो 40 प्लस स्कोर हो जाएगा मैथ में। अब सोचो 40 प्लस स्कोर के लिए तुम्हें इतना कम पढ़ना पड़ेगा, और अगर तुम 50 के बारे में सोचोगे तब तुम्हें पूरी बुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। 50 तब भी नहीं आएंगे, तब 40 से भी नीचे चले जाओगे। अगर ऐसा सोचोगे ना 50 के से 50 लाने का, तो पूरी बुक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो उतना टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम अब है नहीं, तो फिर 40 से भी नीचे चले जाओगे। तो इससे अच्छा तो यही है, ये जो 4, 5, 6 चैप्टर हैं, और ये आपके वही चैप्टर हैं जो सबसे स्टार्टिंग में हो गए थे, तो अब तक ये आपको आ भी गए होंगे। बस इन्हीं को करते रहो बार बार। अगर CHSL में, CGL में प्री क्वालिफाई करना है तो बस इतना कर लो, 40 प्लस हो जाएगा स्कोर 100%। अब ऐसा सोचो मत, इतना करो तो सही। इतना करने के बाद मॉक टेस्ट देना, खुद समझ जाओगे। एक मॉक टेस्ट आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले दो। एक मॉक टेस्ट प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करो ना इस स्टैंडर्ड की, उससे पहले दो, आपके नंबर 50 आएंगे अगर आए तो। उसके बाद आप 2 वीक प्रिपरेशन करना इस कॉन्सेप्ट से, उसके बाद देना, आपके खुद ही 80 हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये 80 क्यों हो गए। M है मिक्सचर एंड एलिगेशन। वो बैंकिंग वाले बच्चों का भी प्रोसेस सेम ही है। बैंकिंग वाले बच्चे इसलिए ज़्यादा दुखी रहते हैं कि हमारा पेपर कैलकुलेटिव आएगा। भाई पेपर कैलकुलेटिव नहीं आएगा, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती, इस बात को मानो। एग्जाम तो सदियों से ऐसे ही आ रहे हैं सब, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती। बैंक वाले बच्चे ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कोई भी एग्जाम देख लो, कैलकुलेशन तो भाई मैथ में अगर कैलकुलेशन नहीं आएगी तो और आएगा क्या, वो बता दो। टेबल याद नहीं करोगे, स्क्वायर याद नहीं करोगे, क्यूब याद नहीं करोगे, फिर करोगे कैलकुलेशन आ रही है। आप अब एक बात बताओ, अभी कल एक रिजल्ट आया बैंक का, कौन कौन बच्चा फेल हुआ है? बच्चे बता दो, शर्माने वाली बात नहीं है। तुम इतना फेल हो रहे हो फिर भी नहीं समझ रहे तुम्हें क्या ही पढ़ना है। मैथ में कैलकुलेशन नहीं हुई होगी। अब देखो कैलकुलेशन हुई नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन आती नहीं है।
अगर आती नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी। बैंक वाले बच्चों के लिए ये बात मैं स्टार्टिंग से ही समझाता हूँ, जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करो उसी दिन से इनको स्टार्ट कर दो, हो या ना हो, लेकिन स्टार्ट तो कर दो। बैंक का तो और भी सिंपल प्रोसेस है भाई। एक डीआई को तो आप समझ सकते हो, डीआई करने के लिए परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इन तीनों की जरूरत होगी। इन तीनों के लिए तो कहीं मैथ की जरूरत ही नहीं है आपको। नंबर सीरीज, इनइक्वलिटी, सिंप्लीफिकेशन, इसमें आप क्या मैथ की जरूरत है, कुछ भी नहीं। ये बैंक वाले अपना अलग परेशान रहते हैं, पेपर कैलकुलेटिव आएगा। भाई पेपर कैलकुलेटिव नहीं आ रहा, पेपर तो ऐसा ही आ रहा है स्टार्टिंग से। आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं तुम्हें सारी बातें फर्स्ट क्लास से समझाता हूँ। स्क्वायर, क्यूब, ये सब याद करो, थोड़ी थोड़ी मल्टीप्लाई करो डेली, तभी तो कैलकुलेशन होगी। सोचने से कैलकुलेशन थोड़ी ना हो जाएगी। हम बैठ के सोच रहे हैं एग्जाम कैलकुलेटिव आएगा, तो भाई एग्जाम तो कैलकुलेटिव आएगा ही, वो तो 100% बात है। एसएससी का हो या बैंक का हो, एग्जाम तो कैलकुलेटिव आना ही आना है। लेकिन आप कर क्या रहे हो उसके लिए, वो बताओ। आज तक आपने पूरा 4, 5, 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हो गया, 100 मल्टीप्लाई करी नहीं होंगी आज तक। अब देखो आगे जो भी एग्जाम होंगे ना, वो भी कैलकुलेटिव ही आएंगे। अब आगे जितने भी एग्जाम होंगे, एक तो आपको पता सब है कैलकुलेटिव आएंगे, फिर भी नहीं प्रैक्टिस कर रहे। तो बच्चों इसको तो कभी मत छोड़ो। मैथ आए या ना आए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो या ना हो, टीएसडी हो ना हो, ज्योमेट्री हो ना हो, लेकिन कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो कि मजा ही आ जाए, बस इतना समझ लो। और जब ये कैलकुलेशन फास्ट होगी ना, तो ये सब चीजें खुद ही ठीक होने लगेंगी। कैलकुलेशन में, मैथ में अगर आप कैलकुलेशन करोगे नहीं तो आप क्या करोगे वो बताओ। नंबर सिस्टम भी करोगे, उसमें भी तो कैलकुलेशन ही है। अलजेब्रा करोगे, उसमें भी तो कैलकुलेशन ही है। कुछ भी करो, सब कुछ कैलकुलेशन ही तो है। हाँ पूछो राखी। आज तो आप कुछ भी पूछो, कुछ भी अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन इधर उधर मत भागो। क्यूब रूट, देखो ये तो ऐसी चीज है, स्क्वायर, फिर से क्यूब रूट स्क्वायर। बच्चों आज तक आपको ये बात समझ नहीं है आपको कहां तक याद करने हैं। भाई स्क्वायर करो आप कम से कम 60 से 70 तक याद, क्योंकि 40 तक तो सबको याद है। कोई भी अगर गली में बच्चा भी होगा ना जो प्रिपरेशन ना भी कर रहा हो, उससे भी पूछ लेना, 40 तक तो उसको भी याद होंगे। करो कम से कम 60 से 70 तक याद, और क्यूब याद करो 27 तक, और उसके बाद टेबल करो, डेली मल्टीप्लाई करो, बस इससे ज़्यादा मैथ की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कुछ। अब फिर से पेपर कैलकुलेटिव आएगा, भाई वो तो कैलकुलेटिव आना ही आना है, वो तो फिक्स कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने, कैलकुलेटिव तो आएगा। देखो याद करने का प्रोसेस होता है, डेली रीड करो कोई भी चीज। क्यूब है, डेली 2 क्यूब सुबह से शाम तक जब भी टाइम मिले उन्हीं को रिवाइज करते रहो। कोई भी 2 क्यूब लो, डेली रिवाइज करो, फिर भी तुम्हें 10 दिन में ये सारी याद हो जाएंगी। क्योंकि अब 10 दिन में मतलब 10 की तो याद करोगी नहीं आप, ये तो भाई 1 से लेके 8, 10 तक तो याद ही होंगी, रिमेनिंग 17 याद करनी है बस। अब इसी की वजह से फेल होते रहोगे बार बार, लेकिन याद नहीं करोगे। अगर 24 तक याद हैं तो आप 3 और याद कर लो, आपका बड़ा आसान रहेगा ध्रुव।
27 तक याद कर लो, क्योंकि 20। सर हाँ बोलो। सर ऐसा कुछ है मतलब जैसे मेरे दोनों एग्जाम्स हैं, एसएससी का भी और ये भी बीकॉम का भी है, तो फिर मैं क्लियर नहीं कर सकती कि भाई वो भी एग्जाम है बीकॉम का, उसमें भी सब्जेक्ट, उसके भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और फिर ये भी है, तो ऐसा टाइम कुछ मैनेज नहीं नहीं हो है, पाएगा, उसके भी 2 महीने का, वो भी मैंने भी जनवरी स्टार्ट किया है, तो ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, है क्या सर? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरे एमएससी के एग्ज़ाम थे ना, उसी टाइम मेरा सीजीएल था, और मेरी तो दोनों जगह ही इज्जत लगी हुई थी, ना यहाँ फेल हो सकते ना यहाँ फेल हो सकते। अगर खुद ही फेल हो जाएंगे तो बच्चों को क्या ही समझाएंगे। तो यहाँ तो, और बी कॉम जो है वो एमएससी से टफ थोड़ी ना है, यहाँ तो दोनों जगह इज्जत दाव पे थी, फिर भी यहाँ भी पास हुए और यहाँ भी आए। 190 कुछ थे, अब तो भूल भी गया मैं, शायद 2 ही थे, 192। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, होगा सब। और देखो इस बार जब सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, इस बार जब सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, तब मेरे बीएड के एग्ज़ाम है। तो मेरा तो ये प्रोसेस स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग में एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, तब मेरे बीएससी के एग्ज़ाम थे। सर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी ना फिर। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो इनके लिए, बीकॉम के लिए, इनके लिए तो वो होते हैं छोटे छोटे पेपर से, बस उनको पढ़ लो पास हो जाएंगे, अगर पास होना है तो। बाकी अगर इनमें टॉप भी कर लोगे ना, तब भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सर परसेंटेज तो काम आती है ना, कहाँ बीकॉम काम की आती है डिग्री तो परसेंटेज? फिर बाद में काम आती है। सर काम नहीं आएगी क्या सर आगे, जैसे मान लो ग्रेजुएशन के बाद जरूरत पड़ी कंपनी वंपनी में, तो वो परसेंटेज तो देखते ही हैं सर। भाई आज तक देखो, मैंने बीएससी करी, एमएससी करी, अब बीएड मेरी चल रही है, सेकंड ईयर है। मेरे को आज तक कहीं ऐसा नहीं लगा कि इतनी पढ़ाई की ज़रूरत थी मुझे सीजीएल पढ़ाने के लिए, अगर मैं तुम्हें दिल से बात बताऊं तो। बिल्कुल, मतलब बड़ा दुख होता है इतनी पढ़ाई करने के बाद अब हम सीजीएल पढ़ा रहे हैं, तो बाद में समझ आया अगर कुछ करना है तो इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई सीजीएल में क्या आएगा, 10th 12th, बैंक में क्या आएगा 1 से लेके 10th तक, या फिर मैक्सिमम 12th तक। अब इसको पढ़ाने के लिए सोचने वाली बात है, ना बीएससी चाहिए, ना एमएससी चाहिए, ना बीएड चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस बीएससी एमएससी और बीएड में है वो तो एसएससी में है ही नहीं, ना बैंक में है। भाई इंटीग्रेशन ये सब इसमें कहाँ है, कैलकुलेशन कहीं भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब करना है तो सब कुछ कर सकते हो, नहीं करना तो फेल होने के 50 बहाने। इसका मतलब आपने पहले से डिसाइड कर लिया फेल होना है, और उसका बहाना भी आपके पास तैयार है, मेरा बीए के बीकॉम के एग्जाम है। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लो, और अब तो इस बात को समझ ही लो, बार बार फेल हो रहे हो फिर भी नहीं समझ रहे, बार बार फेल हो रहे, जो अभी तक फेल नहीं हुए वो हो जाएंगे तब समझेंगे। आप रात को पढ़ाई करते हो ध्रुव, बहुत खुशी की बात है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी पढ़ाई कर लेते तो शायद आज राशि यहाँ होती ग्रुप में। नहीं आप भी ना, क्या देखो ध्रुव, मैं कहना तो आपको बहुत कुछ चाहता था, लेकिन लास्ट क्लास है, कोई बात नहीं, अच्छे से रहो सब, प्यार से। सर अब से आपकी क्लासेस खत्म हो गई क्या, इस बैच या में अभी या नहीं फिर वो होगा advance? एडवांस, अभी तो एडवांस तो चलेगी। हाँ, और अब क्लास खत्म वैसे ही वाली 8वीं वाले क्लासेस खत्म, बस हाँ एडवांस मैथ्स वाली बची है। हाँ बिल्कुल,
वो तो चलती रहेगी। और इसमें भी अगर तो कोई सर डाउट अब हो ये ना तो सैटरडे वाली क्लास ज्वाइन करना, वहां बता देना। हाँ, अब आपकी क्लास कब है? कल है ज्योमेट्री की, मतलब एडवांस मैथ्स की क्लास कल है? कल पता नहीं, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से होगी ना सर वो तो। कल थोड़ी ना होती वो तो सर अब हंसो मत, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ सर, अब बिल्कुल भी मजाक मत बनाओ, ठीक है ना सर? मेरे को डर लग रहा है, टेंशन हो रही है थोड़ी सी सबसे अब। मजाक की बात तो हंसो यही मत है, अब आप। चारों सीरियस है, चारों आज सीरियस हुई है बच्चों, पूरा कोर्स ही खत्म हो गया। सर वो डरा रहे हैं ना सर, पहले वो अंजलि मैम थोड़ा सा डरा कर गई, फिर आप तो बहुत ही ज्यादा, तो फिर टेंशन सी जाती है सर फिर। देखो डराना नहीं है ये बात, इस बात को आप समझ लो। डरना डराना कुछ है ही नहीं, पेपर देना है, जॉब लेनी है। पेपर देना है मतलब जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ना है, इस बात को समझ लो। और आप समझ नहीं पा रहे, मैं समझा नहीं पा रहा। देखो मैं अभी एग्जाम देता हूँ, बाकी अभी यहाँ कोई भी टीचर एग्जाम देता नहीं है, तो मैं ना एग्जाम देता हूँ, इसलिए मुझे चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पता है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पूछना है ना तो आप पूछ सकते हो एकदम। और आज मैं आपको सारी बातें सच सच बताऊंगा। सर हाँ बोलो। जीएस की क्लासेस लेना छोड़ दें और सिर्फ मॉक टेस्ट में जो आ रखे हैं 2017 18 19 20 इतना कर लें जीएस के लिए तो इनफ है सर। देखो आप गगन क्या करना, सबसे पहले ना क्या करो, आप करंट अफेयर्स लो। सबसे देखो क्लास लेना या छोड़ना ये बात मैं आपको नहीं बोल सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेना है लो, ना लेना मत लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज से। सबसे पहले करंट अफेयर, इसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर करंट अफेयर के बाद देखो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मैंने आपको पहले ही बता दी थी गगन कहां से पढ़नी है, यस यस सर। ठीक है। इसके बाद प्रीवियस, जब ये दोनों हो जाएं उसके बाद लो आप प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर लो और उस प्रीवियस ईयर को पढ़ना स्टार्ट करो। ओके उसमें सर। उसमें से पहले पढ़ो आप साइंस वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहां जो आपके पास क्वेश्चन होंगे ना गगन प्रीवियस ईयर में, वो यस आपके सर। पास डायरेक्ट ऑप्शन होंगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और ऑप्शन देखोगे, तो उससे ना चीज़ें आपको रिलेट होकर याद रहेंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और जैसे ये जो प्रीवियस ईयर है ना, ये धीरे धीरे आपका जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होगा, पॉलिटी कंप्लीट होगा, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ने लगेगा। क्योंकि जब आप इन दोनों को कर लोगे, अगर आपने करंट अफेयर और स्टैटिक जीको को कर लिया तो आपके 7 to 8 क्वेश्चंस तो यहां से होंगे। और उसके बाद जब आप इस प्रीवियस ईयर में से साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी इन तीनों को पढ़ लोगे, साइंस हिस्ट्री और पॉलिटी, कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन यहां से होंगे। और जीएस के लिए बस इतना ही बहुत है। जब आप इतना पढ़ लोगे ना गगन, तो बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो इन्हीं से रिलेट होकर हो जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इनको पढ़ो अच्छे से। मैं तो आज भी यही पढ़ता हूँ, 10 साल बाद भी एग्जाम दूंगा फिर भी यही पढ़ूंगा, इसीलिए मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा। मेरे मैथ में भी 50 आते हैं, इंग्लिश में भी और रीजनिंग में भी। इस कॉन्फिडेंस का मतलब यही है क्योंकि वो पता है जो पढ़ना है। वैसे इंग्लिश तो मेरी कितनी खूबसूरत है वो तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी देखो। सर आप इसमें इंग्लिश कोचिंग क्लासेस शुरू करने वाले थे, उसका क्या हुआ? देखो अगर मैं तुम्हें कोचिंग क्लासेस पढ़ाऊंगा ना, तुम पास तो हो जाओगे, पास तो तुम 100% हो जाओगे, लेकिन फिर तुम्हारी इंग्लिश गड़बड़ हो जाएगी मेरी तरह। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो अच्छी रखो, पास 100% हो जाओगे, ये बात गारंटी है। क्योंकि भाई मैं बस वही पढ़ता हूँ इंग्लिश में जो आता है एग्जाम में। इस बार मेरा टारगेट है नरेशन पढ़ना, अब वो देखो कब तक कंप्लीट होगा। तो जीएस के लिए ना आप इतना कर लो,
बस। और मैथ के लिए बस जो आपको कराया जा रहा है इसी को करो, मॉक टेस्ट दो, इसी को करो, मॉक टेस्ट दो, फिर से रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो, 100% पास हो जाओगे। देखो ऐसा थोड़ी ना है आपको जो कराया जा रहा है वो किसी से कम है, आप ऐसा मत सोचो। आप कोई भी चैनल सर्च कर लेना यूट्यूब का, अपने क्वेश्चन देख लेना, उनके क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो जरूर होगा हर किसी के में, लेकिन इतना नहीं होगा। नहीं सर, कराने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप चीजें समझते चलो, समझते, बस इतना ही पढ़ लो बस। सबसे पहले अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्लास प्रेजेंटेशन जो वर्कशीट दी है वो, बस इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। अगर ये हो जाए ना फिर से इन्हीं को करो, हो जाए फिर से इन्हीं को करो। मैथ में 50 में से 50 आएंगे 100%। कोई बुक मत करो, कुछ मत करो, जो क्लास में हो रहा है इसी को बार बार रिवाइज करो, बार 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 बार। बस फेल मत हो जाना बच्चों, ऐसा मत कर देना बस कभी। और बाकी आपको एग्जाम से पहले मैं खुद से ही कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन तब तक आप सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो। देखो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा मोटिव आपका कोर्स कंप्लीट करना है। आप ये बात समझ लो, कोर्स कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम मुझे मिलता है मेरे को हमेशा उससे डबल टाइम लगता है, ये समझ लो। मेरे सपने बहुत अलग हैं, इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें उसी प्रोसेस से समझाता हूँ जो मेरा रहता है। क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही हुआ करता था जैसे आप बैठे हो, कोई भी रिजल्ट आया फेल 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 फेल, और समझ भी नहीं आता फेल हो क्यों रहे हैं। सबसे मजे की बात तो ये होती है फेल होने में। तो अब सब बातें समझ आई, तो वही मैं तभी आपको समझा रहा हूँ, बस वो पढ़ो जो जरूरत है। वरना पता है चुपचाप फेल होते रहोगे। अगर कोई भी बच्चा फेल होगा उसे यही समझ नहीं आएगा मैं फेल हो क्यों रहा हूं, वरना तुम पूछ लेना कभी भी। देखो जुनेद, ये तो डेट के ऊपर डिपेंड करेगा, आप डेट के अकॉर्डिंग चेक करना। जुनेद, 1 जनवरी है ना, उससे पहले अगर डिग्री मिल गई है तो दे सकते हो। देखो सब फॉर्म फिल करना, एसएससी का रूल हर 10 दिन में चेंज होता है, कुछ और ऐसा रूल आ जाएगा बाद में कि जिनका पहले हो गया वो भी जा सकते हैं, तो इसलिए कर लेना फिर। तो बच्चों कल आपको डीआई की शीट मिल गई थी, और एसएससी वालों को इतनी डीआई बिल्कुल नहीं करनी, वो जो डीआई थी वो बैंक वाले बच्चों के लिए थी। ये बात भी ना अपने दिमाग में कर लो। जो तो कल उसको तो देख के साइड में रख दिया था। हाँ बिल्कुल, उसको साइड में ही रहने दो। आपको बस गगन, आपको बस उतनी डीआई करनी है जो आप, जैसे आप एक मॉक टेस्ट दोगे उसमें एक डीआई आ जाएगी, फिर मॉक टेस्ट दोगे एक डीआई आ जाएगी, बस आप उस मॉक टेस्ट वाली डीआई को करते रहो बस। एसएससी की डीआई बहुत इजी आएगी। बाकी बैंक वाले जो हमारे बच्चे हैं वो उस डीआई को बार बार रिवाइज करो, सेम चीज़ों को बार बार रिवाइज करो अगर सिलेक्शन लेना है तो। जो नोट्स में 2016 में पढ़ता था वही सेम मैं आज भी पढ़ता हूँ 21 में, सेम। और मुझे आज तक कुछ ऐसा नहीं लगा कुछ चेंज हुआ हो। जब भी कुछ करो अपने जो भी नोट्स हैं उनको पहले पढ़ो, उसके बाद तो कुछ भी पढ़ते रहो। ओके बच्चों, बात समझ आई? यस सर, डायरेक्शन मिल गई सही, अभी गलत दिशा में था मैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ो ही मत। आप क्या करो, एक टेस्ट डाउनलोड कर लो। अगर किसी बच्चे को अब भी थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, आप क्या करो, एक मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लो, और उस मॉक टेस्ट में ना आप ये लिखना, बैंक वाले बच्चे अपने अपने टॉपिक लिखना और एसएससी वाले बच्चे अपने अपने टॉपिक लिखना। तो उसमें से तुम्हें 5 या 6 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिसमें से 80% एग्जाम आएगा। तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है, 100% तो आपको करना भी नहीं है, 200 में से 200 तो आपको लाने भी नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी तो 150 या 60 पे भी लग जाएगी। तो 200 में से 200 बाद में कर लेना नेक्स्ट ईयर। तो वो एग्ज़ाम देखो,
और जो भी चैप्टर ऐसे हों जो 80% कवर कर रहे हों, उन्हीं को एकदम ऐसा करो, दिल में बसा लो, पास हो जाओगे। और बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल मत जाना। बेस्ट मैथ स्ट्रेटेजी सर्च करोगे यूट्यूब पे, पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी आएगी, पता नहीं क्या फॉलो करोगे 4 दिन। कोई कभी किसी की स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता, सबका टाइम अपना होता है। बताओ बच्चों, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब मुझे हंसी बहुत आती है। 7 डेज में बने जीएस के एक्सपर्ट। 7 डेज में, भाई भगवान से तो डर ले थंबनेल लगाने से पहले। 7 डेज में जीएस के एक्सपर्ट, 7 ईयर्स में भी नहीं बन पा रहे यूपीएससी वाले टीचर, ये 7 डेज में बना रहे हैं। और एक और लाइन ऊपर होती है, 90% पेपर यहीं से आएगा। तो भाई तू अपनी नौकरी लगाना पहले, तू इतना समाज सेवी क्यों बन रहा है? तो ऐसी वाली वीडियो से बच के रहे, इन्हें काम कुछ नहीं है, बस इनका काम यही है तुम्हें फेल कराना। 7 डेज में कमाल हो गया। ये कल वाली वीडियो तो मतलब एकदम अल्टीमेट थी, और पूरी वीडियो में कुछ नहीं बताया, कुछ भी। 7 डेज में पता नहीं कैसे एक्सपर्ट बना सकता है कोई। और तुम बनने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारा मुझे बस यही डर है, तुम 7 डेज में जीएस के एक्सपर्ट बनने की कोशिश भी मत करना, वरना फालतू में अपने 7 डेज बेकार करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी कुछ भी दिक्कत हो आप तुरंत बात कर लेना।